देखो, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले दिया है नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। इसमें है फिजिक्स लाइक अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। साइंस को एक्सपेरिमेंटल स्टडी की ज़रूरत पड़ता है विच इन्वॉल्व मेजरमेंट, और उसके लिए हम लोग को मेजरमेंट की ज़रूरत है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वी कंसिडर ए कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर as a standard, and then we compare the given quantity with the standard quantity। हम लोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए किसी एक चीज़ को ले लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और स्टैंडर्ड मानने के बाद दूसरे चीज़ को उसके कंपेयर में उससे कंपेयर करते हैं, और तब दूसरे चीज़ का मेजरमेंट हम लोग को पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन ले लो, 1 kg आयरन। तो हम लोग चावल जब हम लोग को मेजर करना होता है तो 1 kg इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू माने हुए हैं, और 1 kg के कंपेयर में 1 kg का जो आयरन है उसके कंपेयर में चावल कितना है वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो मतलब 1 kg हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ, और इसे कंपेयर करके चावल गेहूं में जो भी हो उसका वेट हम लोग पता करते हैं। वी फाइंड द नंबर विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग को कुछ नंबर की आवश्यकता होती है जो बताता है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारा उसके कंपेयर में जो जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो उसका कितना गुना है। तो मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन। मेजरमेंट में हम लोग बस कंपेरिजन करते हैं ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी का किसके साथ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, ऑफ द सेम नेचर, नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है। अब किलोग्राम में मेजर करते हैं तो आयरन किलोग्राम में ही होना चाहिए, लीटर में नहीं होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है। 24 घंटे तो व्हाट्सएप पे रहता नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हम एक बार बात कर लेंगे, हो सकता है कुछ एग्जाम या कुछ ये चल रहा होगा, तो हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। उनको तो बोलेंगे सर गलती किसकी है, उसकी या मैम की है, वो एक टाइम फिक्स नहीं है उसका। अच्छा अच्छा, हम एक बार पूछ लेते हैं, हमको लगता है एग्जाम चल रहा है इसलिए टाइम का ये आगे पीछे हो रहा होगा, हम एक बार कंफर्म करके। उसके बाद इधर देखो, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर एंड एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? यूनिट नाम दिए हैं। फॉर क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट नेचर वी रिक्वायर डिफरेंट यूनिट। अब डिफरेंट तरह के अगर क्वांटिटी मेजर करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। जैसे हम लोग को अगर चावल मेजर करना है तो यूनिट किलोग्राम यूज करेंगे, दूध मेजर करना है तो लीटर यूज करेंगे। यूनिट क्या है? यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का क्वांटिटी होता है विच इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी, जो दूसरे क्वांटिटी के वेट को मेजर करने के लिए या मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज होता है। बस नेचर सेम होना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फॉलोइंग टू पैरामीटर। मेजरमेंट को हम लोग दो पैरामीटर लेकर के और क्वांटिटी को मेजर करते हैं। पहला पैरामीटर क्या होगा? पहला तो यूनिट होगा। क्वांटिटी यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज बीइंग मेजर्ड, किस यूनिट में मेजर करना है वो यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किलोग्राम हमारा यूनिट है। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा फिर मैग्नीट्यूड हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। वही जैसे 2 kg या 3 kg ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा, या फिर इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। तो इन दो चीज़ के हेल्प से, एक यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड, दो चीज़ के हेल्प से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा यूनिट होगा। अब लीटर ही है तो 1 लीटर या 2 लीटर, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में एक यूनिट। मेजर करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर वही एग्जांपल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ अगर मेजर करना है तो 10 मीटर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 10 और मीटर हमारा यूनिट हो गया। उसी तरह शुगर करना है तो 5 किलोग्राम, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और एक यूनिट हो गया। उसके बाद है चॉइस ऑफ यूनिट। सिंस यूनिट इज टू बी यूज यूनिवर्सली, अब यूनिट तो हर जगह पर यूज होगा, सो इट शुड हैव वैलिडिटी एवरीवेयर एट ऑल टाइम। तो ये हर जगह पर वैलिडेट होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी जाए। हेंस टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चूजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? सबसे पहले इसमें
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यूनिट का कुछ और वैल्यू हो और चेन्नई चले गए तो वहाँ पर यूनिट का कुछ और वैल्यू हो, तो ये सब जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल मतलब एक क्या बोल रहा है, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। यूनिट शुड बी ऑफ कन्वेनियंट साइज, इसका कन्वेनियंट साइज होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डिफाइन करने में, इजली डिफाइन होना चाहिए। द लास्ट थ्री कंडीशन 2, 3 and 4 आर इसेंशियल फॉर यूनिट टू एक्सेप्ट इंटरनेशनली। अब इंटरनेशनली इफेक्ट करने के लिए 2, 3 और 4 ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2, 3 और 4 तो ये तो समझ में आ रहा है कि विदाउट एनी एम्बिग्यूटी ये हर जगह पर डिफाइन होना चाहिए, और ये भी समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल का क्या मतलब बता रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। रिप्रोड्यूस मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, तो इसका तो यहाँ पर मतलब कुछ बैठ नहीं रहा है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ यूनिट। यूनिट के कितने टाइप होते हैं, तो एक फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट होता है और दूसरा ड्राइव्ड यूनिट होता है, और इस फंडामेंटल यूनिट से हमारा ड्राइव्ड यूनिट बन करके रेडी होता है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है, तो मेरे ख्याल से 7 फंडामेंटल यूनिट है, ऐसे देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, ये दूसरे यूनिट से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे टाइम को अब किसी के साथ वो डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग फोर्स बोलते हैं तो फोर्स में क्या क्या आ जाता है, ml/t-2, लेंथ भी आ गया, वेट भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये ड्राइव यूनिट है। फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है वो ड्राइव यूनिट है, लेकिन ये इंडिविजुअल, अगर हम मीटर, लेंथ या टाइम की बात करें, ठीक है, वेट, लेंथ या टाइम की बात करें, तो ये सारा बिल्कुल फंडामेंटल है, इंडिपेंडेंट है सबसे। विच कैन नाइदर बी चेंज नॉर बी रिलेटेड टू एनी अदर, ये किसी के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा ऐसा टोटल मेरे ख्याल से 7 होता है, ठीक है। MLT करंट वाला भी एक आ जाता है, ऐसे शायद इसमें कहीं पर दिया होगा। द यूनिट ऑफ मास हो गया एक, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर पूरा दिया नहीं है, यहाँ पर दे दिया है तुम्हारा 3 ठो, और 3 2 5 ही दिया है यहाँ पर, और हो सकता है नीचे हो। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटी, ये एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। ये देखो यहाँ पर है फंडामेंटल यूनिट, देख लो, गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है, और ये 2 ठो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। मेन ये हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद आते हैं ड्राइव यूनिट पर। तो ड्राइव यूनिट आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट से बना होता है। जैसा कि यहाँ पर देख लो, यूनिट इन विच लेंथ और लेंथ दोनों आता है। एरिया में क्या क्या आता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो ये डिपेंडेंट है किस पर, लेंथ पर डिपेंडेंट है, तो इसको हम ड्राइव यूनिट बोलेंगे। वॉल्यूम वाला देखो 3 बार लेंथ आता है, उसी तरह से स्पीड वाला देखेंगे तो स्पीड वाला में लेंथ और टाइम आता है, तो ये सब ड्राइव्ड यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट इन मैकेनिक्स, लेंथ, मास, टाइम आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमारा लेंथ, मास और टाइम 3 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैकेनिक्स के लिए बोल रहा है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो वहाँ पर एक करंट भी मिल जाएगा। मैकेनिक्स के लिए तुम्हारा ये 3 है। उसके बाद टेम्परेचर, थर्मोमेट्री वो पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करना रहता है। लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट वाइट से रिलेटेड है, एक करंट से रिलेटेड है, और एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर द यूनिट ऑफ दीज 3 बेसिक क्वांटिटी फॉलोइंग सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड। तो ये 3 जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस 3 के बारे में सबसे पहले कौन कौन सा सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का CGS सिस्टम सबसे पहले, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये CGS यूनिट हो गया। FPS सिस्टम है, FPS एक ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें क्या क्या लेते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड। और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है MKS, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है।
ये सबसे ज़्यादा यूज होता है MKS सिस्टम। उसके बाद है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इन जनरल कंफरेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर रिकमेंडेड that in addition to the unit of length mass time the unit of temperature luminous इंडियन current वो सारा सातों का नाम दिया हुआ है। यूनिट ऑफ एंगल सॉलिड एंगल ये सारा क्या है फंडामेंटल यूनिट है और नीचे जो सातों है उसी का नाम दिया हुआ है। दस इन ऑल नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट इसको बोलते हैं और 2 कम्प्लीमेंट्री। तो ए MCQ में पूछा जा सकता है कम्प्लीमेंट्री यूनिट कितने हैं 2, फंडामेंटल कितने हैं 7 और ड्राइव का तो बहुत सारा है वो तो अनलिमिटेड है। यूज ऑफ परफिक्स विथ यूनिट। यूनिट के साथ हम लोग परफिक्स क्या यूज करते हैं तो यहाँ पर परफिक्स में जनरली किलो हेक्टो डेका ये सब पढ़ा होगा। बढ़ते हुए क्रम में किलो सबसे बड़ा हो गया, ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। उसके बाद मेगा गीगा टेरा पेटा एक्जा, तो कुछ कम गीगा तक कम से कम याद रखो। गीगा है 10⁹9। ठीक है। दिस वेरियस स्मॉल मेजरमेंट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द परफिक्स डेसी सेंटी मिली। ये छोटा यूनिट के लिए छोटा यूनिट के लिए हम लोग डेसी सेंटी मिली ये सब यूज करते हैं। देखो यहाँ पर छोटा यूनिट के लिए दे दिया है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको तक कम से कम याद रखो। इसमें पिको तक जनरली यूज होता है। उसके बाद है यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ के लिए सबसे पहले मीटर को डिफाइन करना पड़ेगा। मीटर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। ये पूछता है ए मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइन इन 1889 एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स। ठीक है, 1 मीटर किसको बोलेंगे हम लोग, तो ये 2 मार्क्स है। ठीक है, इस टाइप का 2 मार्किंग किया हुआ है ड्राउन ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम। क्या कुछ बोल रहे हो? ना ना नहीं सर। ये कहाँ पर मार्क किया हुआ रहेगा? मेटल हमारा कौन सा एलॉय कौन सा होना चाहिए? प्लेटिनम इरिडियम होना चाहिए। MCQ में यही पूछता है कौन सा मेटल एलॉय यूज किया जाता है, तो एलॉय यूज होता है प्लेटिनम इरिडियम, जिसमें 90% प्लेटिनम होता है, 10% इरिडियम होता है। और इसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका साइज बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो ये 2 मार्किंग किया हुआ है प्लेटिनम इरिडियम को 0 डिग्री पर रख करके, और उसी को स्टैंडर्ड 1 मीटर बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखना है प्लेटियम इरिडियम। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरिंग एट सर्वे नियर पेरिस। कहाँ पर ये रखा हुआ है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवरल नियर पेरिस। पेरिस के नज़दीक में है। लेटर इन 1960, फिर उसके बाद 1960 में एक बार फिर से डिफाइन किया गया। द मीटर वाज रीडिफाइंड एज इतना टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टन। क्रिप्टन से जो ऑरेंज रेड कलर का लाइट निकलता है उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, उस वेवलेंथ को इतना से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमको मीटर देगा। तो ये भी ध्यान रखना है। और it was also defined 1 meter is इतना times the wavelength of the red line in emission spectrum of cadmium। या फिर कैडमियम के वेवलेंथ का इतना टाइम्स हम लोग कर देंगे तो भी मीटर आएगा। पर इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ए वाला है, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है। In 1983 the meter was redefined in term of speed of light according to which 1 meter is distance travel by a light in इतना ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड का इतना पार्ट कर दो तो इतना देर में लाइट जितना दूर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 मीटर। 1 मिनट थोड़ा रुकना, आ रहे हैं आगे, उसके बाद बढ़ते हैं। आवाज आज ठीक आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर सब यूनिट ऑफ मीटर दिया है। तो मीटर का सब यूनिट हम लोग ऐसे जानते ही हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन एक बहुत छोटा है, नैनोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, ये सब तो पता होगा। मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। ये सब कन्वर्जन आता है ना। और 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नैनो 10⁻⁻9 मीटर। कन्वर्जन कर लोगे ना?
हाँ सर। उसके बाद है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर। मीटर का और भी क्या क्या यूनिट है, किलोमीटर है जिसमें 1000 मीटर हो जाता है, और कुछ बिगर यूनिट भी है। बिगर यूनिट में क्या क्या है, किलोमीटर से भी बड़ा होगा। तो उसमें हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का जितना जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 1 AU बोलते हैं, या फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। काफ़ी लार्ज यूनिट है। उसके बाद अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद एक तो लाइट ईयर है। लाइट ईयर एक साल में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम लोग का हो जाएगा। तो 1 लाइट ईयर कितना किलोमीटर का हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर। उसी तरह से लाइट मिनट भी अगर निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 लाइट ईयर देखो, स्पीड ऑफ लाइट एक साल में। तो अगर लाइट मिनट है तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट होता है, और मिनट है तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डे है तो फिर 365 दिन में जितना सेकंड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक पार्सेक है। पार्सेक कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 पार्सेक इज द डिफाइन फ्रॉम वेयर सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सबटेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये हम लोग कैसे पार्सेक हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ को हम अगर देखना चाहेंगे दूर से, तो जितना दूर जाएंगे ये वाला जो एंगल है वो छोटा होता चला जाएगा। दूर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड बच जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर 1 सेकेंड बच जाएगा और जितना डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा 1 पार्सेक। तो ये आर्क लेंथ होता है, एंगल इन रेडियन 1 पार्सेक होता है। तो इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ का, लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसको मेजर करते हैं। और साथ में साइज एंड सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल के बीच का जो साइज होगा वो हम लोग, अच्छा ये स्मॉलर यूनिट के लिए, तभी सोचे कि वेवलेंथ को इतना बड़ा इसे कैसे मेजर करेगा। ये स्मॉलर यूनिट में क्या क्या आ जाएगा, एंगास्ट्रॉम और फर्मी। ये सब किस लिए यूज होता है, वेवलेंथ का जनरली, वेवलेंथ कितना होगा किसी लाइट का वो मेजर करने के लिए, या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस कितना है वो मेजर करने के लिए हम लोग स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। तो स्मॉल यूनिट में सबसे पहले एंगास्ट्रॉम आ जाओ। ये होता है 1 एंगास्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, इसके अलावे एक और दे रखा है फर्मी। एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सब जनरली यूज होता है 11th-12th में। तो ये सब फर्मी हम लोग याद रख सकते हैं, एंगास्ट्रॉम और फर्मी, ये वाला पूरा ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा यूज होता है। मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, एंगास्ट्रॉम, फर्मी, ये सब यूज होता है। और बड़ा वाला में किलोमीटर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, और पार्सेक है। इतना याद रखना है सिर्फ। उसके बाद है यूनिट ऑफ मास। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन एज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 लीटर पानी ले लो और टेम्परेचर को 4 डिग्री रखो, तो उसका जितना वेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 किलोग्राम। इन 1889 1 किलोग्राम वाज डिफाइंड एज द मास ऑफ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। प्लेटिनम इरिडियम यहाँ पर भी लिया गया है, केप्ट इन नियर पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लेटिनम इरिडियम को ही लेकर के मेजर किया गया था। द लेटेस्ट डिफिनेशन ऑफ मास विच शैल कम इन फोर्स 20 मई 2019 डिफाइन मास इन टर्म ऑफ फंडामेंटल वैल्यू कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में लेटेस्ट में किलोग्राम को डिफाइन किया गया है। द केबल बैलेंस which make use of Planck's constant measure the mass of an object using a precisely measure electromagnetic force। उसके बाद आ जाओ सब यूनिट ऑफ किलोग्राम। सब यूनिट में क्या क्या आ जाएगा, ग्राम पता ही है, और उसके बाद मिलीग्राम है, और मल्टीपल यूनिट, बड़ा यूनिट में अगर जाएंगे तो क्विंटल आता है। 1 क्विंटल 100 kg के बराबर होता है, और 1 मैट्रिक टन 1000 kg के बराबर होता है। इसके अलावा नॉन मैट्रिक यूनिट भी है। द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये नॉन मैट्रिक यूनिट में आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन है? 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1/12 होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। C12 एक तो कार्बन एटम ले लेंगे, उसका वेट मेजर कर लेंगे, उसके 1/12 पार्ट कर लेंगे तो हम लोग को 1 mu मिलेगा। 1 mu होता है 10⁻⁻27 kg, काफ़ी छोटा है। उसके अलावा एक सोलर मास है, ठीक है। द मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडी इज मेजर इन टर्म ऑफ सोलर मास। एक सोलर मास कितने के बराबर होता है? ये सन के मास के बराबर होता है। सन का मास होता है 2 × 10⁻30 kg। तो किलोग्राम वाला में हम लोग को क्या क्या मिल गया, मतलब वेट मास वाला में क्या क्या मिला? ग्राम, मिलीग्राम, AMU, ये सब छोटा यूनिट है। और बड़ा वाला में मिला क्विंटल, मेट्रिक टन और सोलर मास। सोलर मास मतलब मास ऑफ सन। उसके बाद टाइम का यूनिट हम लोग जानते हैं, ये सेकेंड होता है। 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया है? 1 सेकेंड इज डिफाइन एज 1 by इतना द पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। सोलर डे जो होता है मीन सोलर डे का 1/86,400 टाइम्स कर देंगे तो हम लोग को 1 सेकेंड मिलेगा। 1 सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और एक सोलर डे कितना होता है? एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग 1 सोलर डे बोलते हैं। For many years, the above definition of second remains in use. एक कंटिन्यू है। Since mean solar day vary over the year, therefore in 1956, scientists agreed to consider 1 year इतना and 12 hour as the imperious time and 1 year 1900 to be equal to इतना day। ये लास्ट में क्या लिखा है? सिंस मीन सोलर डे वैरी ओवर द ईयर। अब सोलर डे तो ईयर टू ईयर वैरी करता है, रोटेशन जो होता है कभी कम टाइम कभी ज़्यादा टाइम। देयरफॉर इन 1956 साइंटिस्ट एग्रीड टू कंसिडर 1 ईयर 1900 एंड इतना आवर, मतलब 1900 और 12 आवर मिला करके एक ईयर बनेगा, ठीक है। एल द इफेमेरिस टाइम एंड 1 ईयर इतना टू बी इक्वल टू इतना डे। और जो 1900 जो है कितना दिन के बराबर होगा? 365.2422 डेज का। हेंस आवर सेकेंड इज डिफाइन एज 1 बटा इतना। अब हम लोग का जो सेकेंड होगा 1 बटा इतना के इस तरह से डिफाइन होगा, क्योंकि इतना सेकंड का एक ईयर हो रहा है ना, तो 1 बटा इतना करेंगे पार्ट ऑफ द 1900, ठीक है। तो 1 सेकेंड बराबर इतना पार्ट ऑफ द ईयर 1900। इन 1964 ए सेकेंड वाज डिफाइन इन टर्म ऑफ एनर्जी चेंज इन सीजियम एटम एज फॉलोज। दूसरी तरीके से भी सेकंड को डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1900 ईस्वी को लिया है, ठीक है। सोलर डे जो होता है वैरी करता है, तो एक कांस्टेंट हम लोग 1900 वाला जो ईयर था उसको ले लिए थे और उसी से कंपेयर करके सेकंड को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से भी सेकंड को डिफाइन किया गया है। 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ इतना वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium 133 एटम। सीजियम 133 एटम्स को ले लिया गया है और इसमें जो एटम्स का वाइब्रेशन होगा उसका इतना वाइब्रेशन जितने टाइम में हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड। तो सीजियम एटम ये इंपॉर्टेंट है। सीजियम 133 एटम को लेकर के भी डिफाइन किया गया है। अब टाइम का कुछ यूनिट भी है, स्मॉलर यूनिट हो जाता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, 1 सेक और 1 नैनो सेकेंड, ये कुछ स्मॉलर यूनिट है। बिगर यूनिट में बहुत सारा है। सबसे पहले मिनट आ जाओ तो वो 60 सेकेंड का होगा। आवर आ जाओ तो ये 3600 सेकेंड का। डे 86,400 सेकेंड का। उसके बाद लूनार मंथ है। लूनार मंथ किस तरह से डिफाइन करते हैं? द वेस्टर्न और जोग्राफियन ग्रेगोरियन कैलेंडर is based on the period of revolution of the earth around the sun, ठीक है। But our Hindu and Muslim calendar are based on phases of moon as seen from the earth. In this calendar 1 month is the time of 1 lunar cycle,
ठीक है। 1 मंथ को 1 लूनार साइकिल बोलेंगे, जो कि कितने दिन का होता है, 29.5 डे का होता है। द पीरियड ऑफ 12 लूनार मंथ इज 12 लूनार मंथ 354 डे का हो जाएगा। दस 1 ईयर ऑफ दीज कैलेंडर इज शॉर्ट नियरली 10 डेज ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये जो वेस्टर्न कैलेंडर है, वेस्टर्न कैलेंडर से हम लोग का जो कैलेंडर है हिंदू या मुस्लिम कैलेंडर, ये 10 दिन कम होता है। यहाँ पर एक साल जो होता है 354 दिन का हो जाता है। उसके बाद मंथ भी एक यूनिट है, जनवरी फरवरी ये सब पता ही है। उसके बाद ईयर, एक ईयर 365 डे के बराबर हो जाएगा, ये भी टाइम का यूनिट है। लीप ईयर, 1 लीप ईयर 366 दिन का होता है, ये भी एक यूनिट हो गया। उसके बाद डिकेड, एक डिकेड 10 ईयर का हो जाएगा, जिसमें इतना सेकेंड होता है। सेंचुरी 100 साल का हो जाएगा। और मिलेनियम एक कितना, 1000 ईयर का हो जाएगा, एक मिलेनियम। तो यहाँ पर शॉर्ट में सारा कुछ का बना दिया है। मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम, ये सबको सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब उसके बाद आते हैं ड्राइव यूनिट पर। अब यहाँ पर देखो कुछ ड्राइव यूनिट का एग्जांपल दिया हुआ है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। तो ये सब का हम लोग जो डिफिनेशन यहाँ पर दिया है, ड्राइव यूनिट दे दिया है और सिंबल यहाँ पर दे दिया। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें से बहुत कुछ तो याद होगा क्योंकि आगे पढ़ चुके हो। अब हम लोग जो यूनिट लिखते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइन है। जैसे होता है ना, न्यूटन लिखना होता है तो हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं। हर्ज लिखना होता है तो एच कैपिटल लिखते हैं, जेड स्मॉल लिखते हैं। पास्कल लिखना होता है तो पी कैपिटल, ए स्मॉल। तो एक कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करते हैं हम लोग। द सिंबल फॉर यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट इज रिटन इन स्मॉल। अगर विदाउट साइंटिस्ट के नेम का लिखा जा रहा है तो फिर स्मॉल में लिखो। जैसे कि यहाँ पर मीटर, मीटर को स्मॉल एम लिख करके छोड़ देते हैं। फॉर सेकेंड इट इज एस, फॉर किलोग्राम केजी, तो ये सब स्मॉल में लिखा जाता है। और जो राइटर के जो साइंटिस्ट के नाम से शुरू होता है वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और जो सेकेंड लेटर होगा वो स्मॉल लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। अल्लाउ लीटर, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज नॉट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। समटाइम्स इट्स सिंबल इज रिटन एज एल इंस्टेड ऑफ एल। तो कभी कभी ये होता है कि हम लोग एल जो है स्मॉल की जगह कैपिटल लिख देते हैं। उसके बाद द फुल नेम ऑफ द यूनिट irrespective of the fact whether it is named after a scientist or not is always written with a lower initial letter, that is unit of mass written as kilogram, not as kilogram। अब यहाँ पर पूरा नाम लिखना है तो हम लोग सब स्मॉल में ही लिखते हैं, कैपिटल नहीं वहाँ पर करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ इज रिटन एज मीटर, स्मॉल में देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना है। फोर्स का रिटन न्यूटन, पूरा नाम लिखना है तो फिर हम लोग को स्मॉल से सारा कुछ लिखना है, ठीक है। जूल हो गया, वाट हो गया। ए कंपाउंड यूनिट फॉर्म बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर यूनिट इज रिटन आफ्टर पुटिंग ए डॉट। अब यहाँ पर डॉट या फिर क्रॉस लिख करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूटन मीटर हो गया या फिर न्यूटन मीटर ऐसे हो गया, या फिर स्पेस छोड़ दो तो इस तरह से भी स्पेस छोड़ के भी लिख सकते हैं। तो दो को एक साथ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेगेटिव पावर इज यूज्ड फॉर कंपाउंड यूनिट विच आर फॉर्म बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अदर। यहाँ पर एग्जांपल मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड इस टाइप से लिखेंगे, पावर -1 करके। जूल पर सेकेंड है। यूनिट इन इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो जैसे 10 मीटर्स कैन नॉट बी रिटन एज 10 ms। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मीटर्स रहने के बावजूद ms नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ms लिख दिए तो इसका मतलब हो जाएगा मिली सेकेंड। एवॉइड पावर ऑफ 10 इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, परफिक्स कैन बी यूज्ड with each unit, but a unit must not be written with more than one prefix. For example, instead of kilo megawatt we must write gigawatt। अब किलो मेगावाट लिखना है तो यहाँ पर हम लोग गीगावाट डायरेक्ट यूज करेंगे।
व्हेन परफिक्स इज यूज्ड विद द सिंबल ऑफ यूनिट परफिक्स, यहाँ पर सिंबल कंबाइंड बिकम द न्यू सिंबल ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जांपल किलोमीटर क्यू, किलोमीटर क्यू, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 मीटर का इतना। यहाँ पर एक किलोमीटर क्यू, किलोमीटर क्यू का मतलब कि 10 के पावर 3 मीटर या फिर 10 के पावर 9 मीटर। इट डज नॉट मीन 10 टू द पावर 3 मीटर क्यू। ये क्या बोला है, व्हेन परफिक्स इज यूज्ड with the symbol of unit, the prefix and symbol combined become the new symbol of the unit. For example kilometer क्यू means, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं है। किलोमीटर क्यू को 10 टू द पावर 9 मीटर क्यू लिख देते हैं हम लोग। चलो अब आते हैं लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, करंट रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल मीटर रूल का जरूरत पड़ेगा लेंथ के लिए, बीम बैलेंस का जरूरत पड़ता है मास मेजर करने के लिए, टाइम के लिए वॉच का जरूरत पड़ता है, थर्मोमीटर का जरूरत पड़ता है टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए अमीटर का जरूरत पड़ता है। और हर जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है हैज ए डिफिनिट लिमिट फॉर एक्यूरेसी, सब कुछ का एक डिफिनिट एक्यूरेसी होता है। द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन टेकन एक्यूरेटली। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू जो हम लोग सही सही से मेजर कर सकते हैं। Measuring instrument is provided with a graduated scale for measuring, and the least count is the value of one smaller division on scale. स्केल पर जनरली डिवीजन करके दिया हुआ रहता है ताकि हम लोग लिस्ट काउंट मेजर कर सके, मिनिमम मेजरमेंट को ले सके। फॉर एग्जांपल लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रूल इज द 1 डिवीजन 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच के 0.5 सेकेंड होता है। इफ़ देर आर 10 डिवीजन बिटवीन द 0 से 5 मार्क, वो छोटा छोटा जो डिवीजन किया हुआ रहता है वो वहाँ से हम लोग को लिस्ट काउंट पता चल जाता है। स्मॉलर द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। जितना स्मॉल होगा ए यूनिट मेजर करने वाला, लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब सबसे पहले लेंथ को लेकर के चला है। जनरली ए मीटर रूल having its 0 mark at one end and 100 centimeter mark on the other end। तो जनरली मीटर वाला जो रहता है उसको सेंटीमीटर में लिखा रहता है 1 से लेके 100 तक। इट हैज 10 सब डिवीजन इन ईच 1 सेंटीमीटर। हाँ, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 गो डिवीजन रहेगा। ठीक है, तो 10 डिवीजन मतलब कि 1 मिलीमीटर मिनिमम काउंट कर सकता है। The reason is that if one end of the object lie between two small division in 1 meter rule, the mark nearer the end of the object is read and thus length correct। तो ये इसलिए क्या रहता है ताकि अगर बीच में साइज कहीं बीच में पड़ता है तो हम लोग एक्यूरेट सही वैल्यू ले सकें। ठीक है, तो मेजर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें, हाउ एवर इट बिकम्स पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ वर्नियर कैपिलर्स एंड स्क्रू गेज। तो ए वर्नियर कैपिलर या फिर स्क्रू गेज जो है, इसके हेल्प से हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग मेजर कर पाते हैं। मतलब एक्यूरेट जैसे 1 मीटर हो गया तो 1 मीटर कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है 50 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर हो। तो ये स्केल पर मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और सिंपल मीटर स्केल पर, तो हम लोग वहाँ पर वर्नियर कैपिलर्स या फिर स्क्रू गेज यूज कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज कैसे यूज होता है, दे आर मोर एक्यूरेट एज दे यूज 2 स्केल and have a least count smaller than 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका लिस्ट काउंट, मतलब 1 मिलीमीटर से कम का भी डिफरेंस रहा तो हम लोग मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक वर्नियर स्केल दिखाया है। पियर वर्नियर डिवाइस a method by which length up to second decimal place of centimeter
करेक्ट अप टू 0.1 मिलीमीटर कैन बी मेजर्ड। 0.1 मिलीमीटर तक इससे मेजर कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक टू स्केल आर यूज, दो ठो स्केल यूज करेंगे। एक मेन स्केल होगा जो कि फिक्स्ड रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो ये मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड है यहाँ से यहाँ तक, और एक स्केल रहेगा जो मूवेबल होगा। सेकेंड स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल स्लाइड एबव द मेन स्केल, ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड विथ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन ईट इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब ऊपर वाला ए जो है 1 मिलीमीटर के अंतराल पर मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। द ग्रेजुएशन ऑन द वर्नियर स्केल आर सच दैट लेंथ ऑफ एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब ये इस पर जो मार्किंग किया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर मान लो कि 0 से 1 के बीच 10 ठो लाइन है, तो इस पर 9 लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर ऊपर में 10 लाइन है तो यहाँ पर 9 लाइन होगा, अगर ऊपर में 20 लाइन है तो इसमें 19 लाइन होगा। ये जो नीचे खींचा हुआ है ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 11 12, टोटल 10 ही है, 0 से 10 तक लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। जनरली ए वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स and the total length of these 10 division is equal to length of 10 to the power 10 minus 1 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। देखो ऊपर में अगर 9 हम लोग लेंगे, ये वाला समझना थोड़ा सा ठीक से, ऊपर में अगर 9 डिवीजन है, जैसे यहाँ से लेकर के स्टार्ट करो और यहाँ तक आओ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ऊपर में टोटल 9 डिवीजन आ रहा है, तो इस 9 डिवीजन को इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग नीचे वर्नियर स्केल पर 10 लिख देते हैं। दस ईच डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑफ लेंथ 0.9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर तो 0.9 मिलीमीटर हो गया ना, पूरा लेंथ हो गया 0.9 मिलीमीटर। यहाँ पर ऊपर में जो 1 मिलीमीटर है, एक जो लाइन खींचा हुआ है वो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो ऊपर तो टोटल 9 मिलीमीटर है। अब उस 9 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये कितना हो गया 0.9 मिलीमीटर का। तो यहाँ पर एक डिवीजन जो है 0.9 मिलीमीटर का है, इसको समझना थोड़ा ठीक से। 0.9 जो बोल रहे हैं, ऊपर में टोटल हो गया 9 डिवीजन और नीचे में हो गया 10 डिवीजन। हाँ समझ गया ना, ऊपर में 9 डिवीजन मतलब कि 9 मिलीमीटर और उसको 10 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट हो गया 0.9 मिलीमीटर का। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का लिस्ट काउंट कैसे पता करेंगे? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्नियर कांस्टेंट। दस वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर कांस्टेंट कितना हो जाएगा मेन स्केल पर और वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। ये क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन? एक बार और से इसको देख लेते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मतलब कि ये जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर में तो 1 मिलीमीटर का है ना, नीचे में 0.9 मिलीमीटर का, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 0.01 आ जाएगा। कितना आएगा दोनों का डिफरेंस? 0.1 ही आएगा ना, ये आ जाएगा हम लोग का वर्नियर कांस्टेंट। n division on vernier b of length n-1 division on the main scale and the value of 1 main scale division be x। the value of n division on vernier कितना हो जाएगा n-1 into x। इसको फिर से एक बार समझते हैं। let n division on vernier, वर्नियर में टोटल n डिवीजन किया हुआ है, ठीक है, n डिवीजन किया हुआ है।
n डिवीजन ऑन वर्नियर बी ऑफ लेंथ इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो इस पर अगर वर्नियर पर अगर n-1 किया हुआ है, n किया हुआ है, तो जो मेन है, मेन वाला कितना होगा, n-1। मेन पर तो एक कम रहता है ना मेन स्केल। एंड द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ एक्स, और मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू एक्स है अगर एक का, तो n-1 का कितना हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स। ये समझ में आया? सर एक और बार एक्सप्लेन। देखो, और डिफिनीशन जो होता है, अगर वर्नियर मेन स्केल में टोटल 10 डिवीजन है या फिर टोटल 9 डिवीजन है, तो हमारा वर्नियर स्केल में इतना में ही 10 डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 9 का सर जो मतलब 1 से 2 के बीच में फर्क है उसमें भी 10-10 लाइन। मतलब ऊपर अगर 9 इक्वल डिस्टेंस पर लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, सबके बीच में भी छोटी-छोटी लाइन। हाँ, इसके भी छोटा छोटा 9 लाइन रहेगा ऊपर वाला में, और नीचे वाला में ये लाइन 10 ठो होगा छोटा छोटा, नीचे वाला में एक ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ऊपर वाला में अगर n लाइन रहेगा, या फिर नीचे वाला में अगर n लाइन रहेगा, तो ऊपर वाला में कितना हो जाएगा, एक कम ना, n-1। अगर मान लो कि ऊपर वाला में इन दोनों का बीच का डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स ना। ये समझ में आया? क्लियर हुआ ये? समझा। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ n डिवीजन, ए तो ठीक है, n-1 डिवीजन के लिए लेंथ इतना हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि n वर्नियर डिवीजन के लिए जो टोटल लेंथ आएगा n-1 इंटू एक्स आएगा। तो एक वर्नियर स्केल के लिए कितना हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स बटा n। ठीक है, हाँ सर। हेंस तो लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे, ऊपर वाला का एक का जो डिस्टेंस था x था ना, तो इस x में से हम लोग जो वर्नियर स्केल पर एक का डिफरेंस आ रहा है उसको घटा लेंगे, तो टोटल x माइनस n। अब इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर 1-1 मिलीमीटर पर ऊपर वाला दिया हुआ है और नीचे 0.99 मिलीमीटर पर दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 9, कितना आ जाएगा, 0. कुछ आ जाएगा ना। नीचे वाला में n नंबर ऑफ काउंट है, तो नीचे वाला में 10 काउंट हो जाएगा ना, 0.1। तो हम लोग लिस्ट काउंट जो है इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर गिवन है, अगर मान लो कि क्लियर साफ साफ दे दिया है कि ऊपर में टोटल 9 काउंट है, नीचे में टोटल 10 काउंट है, तो बताओ लिस्ट काउंट कितना होगा। अगर मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो ऊपर में 9 डिवीजन है, 1-1 मिलीमीटर के डिफरेंस पर 9 डिवीजन, और यहाँ पर एक इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है, और बीच के डिफरेंस को हम लोग x भी नाम दिए हैं। ये वाला x था ना नीचे वाला फार्मूला में, इसी को x बोलेंगे, लेकिन मतलब कि हमारा x बराबर 1 मिलीमीटर है। अगर वर्नियर स्केल की बात करें, तो वर्नियर स्केल में नीचे ऊपर 9 है, तो नीचे एक ज़्यादा होगा, इसमें 10 लाइन हो जाएगा। ठीक है, नीचे n बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस जो है और 9 mm है, 9 mm है 10 लाइन में, तो एक लाइन में 9/10 0.9, तो यहाँ पर ये 0.9 आएगा। ठीक है, तो अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू ऊपर वाला ऊपर वाला 1 मिलीमीटर माइनस नीचे वाला 0.9 मिलीमीटर, कितना आ गया, 0.1 मिलीमीटर। तो एक तो ये तरीका होगा निकालने का, दूसरा हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखो ऊपर 1 है, और n का वैल्यू कितना है 10, तो 1/10 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। ये हम लोग निकालने का तरीका हो गया लिस्ट काउंट। ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लो। इसमें बोला है एक फिगर मेन दिखाया गया है, ग्रेजुएटेड रीड अप टू 1 मिलीमीटर।
मतलब यहाँ पर ऊपर वाला x का जो वैल्यू दिया है 1 दिया हुआ है। एंड ए वर्नियर स्केल ऑन विच द लेंथ इज 10 डिवीजन, नीचे में टोटल 10 डिवीजन है, मतलब n बराबर 10 दे दिया। ठीक है, लेटेस्ट कैलकुलेट द लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट बराबर x बटा n बराबर 1 बटा 10 बराबर 0.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब तो वर्नियर स्केल हम लोग समझे किस तरह से वर्नियर स्केल पर लाइनिंग खींचा हुआ रहता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वर्नियर स्केल का, तो यहाँ पर 1.2 इलस्ट्रेट द यूज ऑफ ए वर्नियर स्केल। द टू स्केल आर सो मेड that when the movable vernier scale touches the fixed end, its zero mark coincide with the zero mark of the main scale। तो देखो इस तरह से बनाया जाता है कि हमारा मेन स्केल और ये जो वर्नियर स्केल है दोनों का जीरो मार्क जो हो कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर जीरो है तो वर्नियर स्केल का भी जीरो यहीं पर रहेगा, उसके बाद ऊपर में 1 2 3 4 इस तरह से लिखा रहेगा। उसके बाद द रड हुज लेंथ इज टू बी मेजर्ड। अब मान लो यहाँ पर तो इस रड को मेजर करना है, यहाँ पर वर्नियर स्केल ए वाला है और मेन स्केल ए वाला है, इस रड का लेंथ हम लोग को मेजर करना है। तो देखो यहाँ पर तो दिख रहा है एक सेंटीमीटर तो पूरा आ गया, उसके बाद 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लाइनिंग को देखते हैं कहाँ पर वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो ए वाला लाइन देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और प्लस में इधर भी कुछ हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2 3, चौथा वाला पर मैच कर रहा है ना, तो 4 गुने 0.1। तो ये टोटल इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर और 2.4 मिलीमीटर, इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो टोटल रीडिंग हम लोग कैसे करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग। और वर्नियर रीडिंग कैसे लेना है, 1.2 सेंटीमीटर, वही बोले 1.2 सेंटीमीटर बताया ना, 1.2 सेंटीमीटर पूरा पूरा ले लो, क्योंकि यहाँ पर 2 तक तो पूरा मैच ही, 2 तक तो साफ साफ दिख रहा था, यहाँ पर 1 पूरा और 1 2, तो 1.2 सेंटीमीटर तो ऐसे ही ले लिए। और प्लस द लेंथ ए बी, दैट इज द लेवी ए बी, ये वाला लेंथ लेना होगा ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा तो बड़ा है हमारा रड। तो वो लेंथ लेने के लिए हम लोग टेक्निक भी वही करते हैं कि जहाँ पर देखते हैं कि मैच कर रहा है वो पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो that is the length between 1.2 centimeter mark and main scale and 0 mark on the vernier scale. The length AB cannot be measured। अब AB को तो मेजर कर पाना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो AB को मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर मैच कर रहा है। द मेजर लेंथ AB, फर्स्ट वी फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। देन वी नोट द पिच डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विच कॉन्साइड। तो उसके बाद पता कर लेते हैं कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, जो कॉन्साइड करता है उसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं रीडिंग। देखो यहाँ पर फोर्थ वाला कॉन्साइड कर रहा था, तो फोर्थ वाला कॉन्साइड किया तो 1.2 प्लस 0.04। इस समझ में आया कैसे मेजर करते हैं। हाँ सर। एक बार फिर से बता दें कि क्लियर है। एक और बार बता दीजिए सर, तो देखो हाँ एक बार और क्लियर कर देते हैं। देखो इस रड को हम लोग को मेजर करना है, ये हमारा मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल के बीच जो हमारा लिस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर पहले निकाल चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ए वाला जहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 1.2 लिख लेंगे पहले। 1.2 क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और
या फिर पूरा पूरा लिख लो, हाँ ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर और प्लस इधर देखो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 1 2 3, ये चौथा पूरा कॉन्साइड कर रहा है, तो प्लस 4 × 0.1, तो ए 1.2 सेंटीमीटर हो गया और प्लस 0.4 मिलीमीटर हो गया। इस तरह से मेजर कर लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद एक और है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर का भी सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर फिगर दे रखा है। इसमें अगर कोई गोल चीज़ है तो इस तरह से मेजर करना रहता है। इसमें भी वही तुम्हारा मेन स्केल एक ठो रहेगा और एक ठो वर्नियर स्केल रहेगा। अब वर्नियर स्केल, मेन स्केल में पहले देख लेंगे कितना दूर है। जैसे अगर इसको मेजर करना है तो इसमें देखो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पूरा है और 1 2 3, एक 1.3 सेंटीमीटर तो साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर ये जो स्केल है पूरा एक दूसरे के सामने है, तो ये तो थोड़ा क्लियर बनाया नहीं। यहाँ पर देखो पूरा पूरा मैच कर रहा है, तो 1.3 सेंटीमीटर प्लस 10 × 0.1, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग मेजर करके लिख सकते हैं। ये फिगर उगर बनाने के लिए देगा, ठीक है, इसका पूछेगा फिगर बनाने और किस तरह से वो मेजर करता है वो बताने के लिए, तो ये तरीका तुमको अपनाना होगा। फिगर में किसको क्या बोलते हैं ये भी तुमको लिखना पड़ेगा। इसको आउटसाइड जा बोलते हैं, आउटसाइड जा इसको पकड़ने के लिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा मूवेबल जा हो गया, ये स्क्रू हो गया टाइट कसने के लिए, इनसाइड जा हो गया। तो ये सारा जो इसका कंपोनेंट्स है वो लिखना पड़ेगा, आउटसाइड जा, इनसाइड जा, स्ट्रिप, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ये सब। वर्नियर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का भी लिस्ट काउंट मेजर करने का वही तरीका है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल x/n, जो प्रीवियस में जो था वही इसमें भी होता है, तो इसमें कुछ डिफरेंट है नहीं। हाँ, इसमें कुछ ईरर होता है, ईरर हम लोग पढ़ लेते हैं। एक पॉजिटिव ईरर जीरो होता है, जीरो ईरर होता है, एक निगेटिव जीरो ईरर होता है। एक क्या होता है, पॉजिटिव जीरो ईरर। On bringing the two jar together, if 0 marks of the vernier scale is on the right of 0 mark, देखो यहाँ पर जैसे ये तो वर्नियर स्केल है ऊपर वाला और नीचे वाला मेन स्केल है, तो यहाँ पर अगर वर्नियर स्केल एक्चुअल जो एकदम एक्यूरेट है ना, उसमें ए वाला और इसका वाला जीरो, ये दोनों एकदम एक जगह पर होना चाहिए, एकदम आमने सामने। अगर ये राइट साइड में है जीरो तो इसको हम लोग पॉजिटिव जीरो ईरर बोलेंगे, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलेंगे निगेटिव जीरो ईरर। जैसे यहाँ पर निगेटिव जीरो ईरर है क्योंकि हम लोग का ये जो जीरो है ना वर्नियर वाला, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ रहा है। बस उतना ही था इसमें। यहाँ पर हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं कि कितना निगेटिव जीरो ईरर है। यहाँ पर तो पॉजिटिव जीरो ईरर होगा क्योंकि राइट साइड में है वर्नियर। तो कितना पॉजिटिव जीरो ईरर है तो देख लो कहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, 6 पर कॉन्साइड कर रहा है, तो 6 × 0.1 कर दो, मतलब 6 × लिस्ट काउंट, तो 0.6 mm का ईरर है यहाँ पर। अब करेक्शन करना है, तो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व रीडिंग ऑब्जर्व कर लेंगे कितना आ रहा है, और उसमें से हम लोग जीरो ईरर को घटा देंगे साइन के साथ। यहाँ पर जीरो ईरर रखेंगे। अगर निगेटिव जीरो ईरर है तो माइनस साइन वहाँ पर देना होगा, और पॉजिटिव जीरो ईरर है तो पॉजिटिव साइन घटा देंगे, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ है वर्नियर कैपिलरी, तो वही बताया हुआ है कैसे G1 G2 के पास रखते हैं, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ए स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, एन ऑर्डिनरी स्क्रू हैज थ्रेड ऑन इट एट एन इक्वल डिस्टेंस along its length. One retaining a head of the screw, it moves forward or backward linearly. स्क्रू मतलब स्क्रू देखे हो ना, ये वाला हमारा स्क्रू है। हाँ सर।
तो इसी में पीच पीच किसको बोलते हैं? पीच होता है कि तुम एक बार जब इसको घुमाओगे ना तो वो कितना आगे या पीछे बढ़ रहा है, वही उसका पीच होता है। द पीच ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस। मतलब एक बार घुमाएंगे ना, एक बार पूरा गोल, तो ये कितना इधर भागेगा या फिर इधर भी भाग सकता है, वो इसका पीच होता है। स्क्रू गज का लिस्ट काउंट क्या होगा? वन पीच ऑफ ए स्क्रू इज 1 मिलीमीटर। अगर मान लो कि कोई स्क्रू है, इसका वन पिच जो है 1 मिलीमीटर का है, मतलब कि एक बार घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। एंड इट हैज़ 100 डिवीजन, और इस पर मान लो कि टोटल 100 बार ऐसे ऐसे बना हुआ है, 100 डिवीजन बना हुआ है। देन वन रोटेशन ऑन रोटेशन ऑफ 100 डिवीजन ऑफ इट स्क्रू स्केल पॉइंटेड इन ऑफ द स्क्रू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। देन ऑन रोटेशन ऑफ 100 डिवीजन्स ऑफ इट्स स्क्रू, देखो अगर 100 डिवीजन किया हुआ है, इसका मतलब कि 100 बार हम घुमाएंगे इसको तो वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो हेंस डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू एलोंग इट एक्सिस ऑन रोटेशन ऑफ 1 डिवीजन, तो एक डिवीजन पर कितना आगे बढ़ेगा? 0.01 मिलीमीटर। 100 डिवीजन पर 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है ना, तो एक डिवीजन पर कितना बढ़ेगा? 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसका हो जाएगा लिस्ट काउंट। तो क्या बोलेंगे? द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग एक्सिस बाय इट इन रोटेटिंग द स्क्रू स्केल बाय 1 डिवीजन इन इट्स रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल बाय 1 डिवीजन। अगर सर्कुलर स्केल को 1 डिवीजन हम लोग घुमाते हैं तो ये कितना आगे मूव करेगा, वो इसका लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पीच ऑफ स्क्रू, ठीक है, पीच ऑफ स्क्रू बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग काउंट कर लेंगे और पीच ले लेंगे, कितना है पीच बटा ए कर लेंगे, तो हम लोग को लिस्ट काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तरीका है, स्क्रू गज को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो स्क्रू गज में भी यहाँ पर भी 2 स्केल होगा, एक मेन स्केल होगा, एक वर्नियर स्केल होगा। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा मेन स्केल है, ठीक है, और यहाँ पर ए वर्नियर स्केल है। तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि हमारा ये तुम्हारा है घुमाने वाला है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उसके बाद इसको घुमाया जाएगा, तो घुमाने से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जैसे अभी जो दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ पर 3, तो 5.3 तो क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक किसके साथ मैच कर रहा है। अगर मान लो कि 10 के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो 10 गुने जो इसका 0.01 मिलीमीटर जो इसका लिस्ट काउंट था वो मल्टीप्लाई करके और हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है? रैचेट है टू एडवांस द स्क्रू बाय टर्निंग इट टिल द ऑब्जेक्ट इज जेंटली हेल्ड बिटवीन द स्टड एंड स्पेंडल ऑफ द स्क्रू। देखो स्टड और स्पेंडल यहाँ पर है ऊपर में, ये स्टड है और ये स्पेंडल है, इसके बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे, रख कर कसना होगा। तो कसने के लिए हम लोग इस रैचेट को घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लीव है टू मार्क मेन स्केल एंड बेस लाइन। ये क्या करता है? मेन स्केल और बेस लाइन को मार्क करता है। थिम्बल है टू मार्क सर्कुलर स्केल। थिम्बल देख लो ये सब कहाँ पर है, थिम्बल और स्लीव। थिम्बल स्लीव देखो, स्लीव ए वाला है, ए वाला स्लीव है, और थिम्बल कहाँ पर दिया हुआ है? ए वाला, ये थिम्बल है। तो मार्किंग कहाँ कहाँ पर किया हुआ है? एक थिम्बल पर मार्किंग किया हुआ है और एक तुम्हारा स्लीव पर भी मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद मेन स्केल है टू रीड लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर। मेन स्केल पर हम लोग जो रीडिंग होता है वो काउंट करते हैं, और सर्कुलर स्केल जो एक्यूरेट रीडिंग को लाने में हेल्प करता है। उसके बाद है पीच एंड लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गज। ये सब तो हो ही गया, पीच हो ही गया, लिस्ट काउंट हो ही गया। यहाँ पर भी जीरो इरर है। जीरो इरर 2 टाइप का होता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव जीरो इरर और निगेटिव जीरो इरर, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो इरर में देखो यहाँ पर जीरो जो है दोनों 0 0 ए होना चाहिए था,
मतलब कॉन्साइड करना चाहिए था, पर यहाँ पर कॉन्साइड नहीं कर रहा है। पूरा घुमा लेने के बाद जीरो यहाँ पर रह जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर अगर नीचे रह रहा है तो। और अगर वो ऊपर चला जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव एरर। यहाँ पर देखो ऊपर चला गया है, तो इसको बोलेंगे निगेटिव एरर। और करेक्शन अगर लाना है तो करेक्शन लाने के लिए फिर हम लोग वही तरीका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। के बाद है मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज खत्म ही कर दे इसको ना। सर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम हुआ है ना 6 बजे था ना। 6 बज गया, लेकिन अरे उसका नंबर हमको मिल नहीं रहा है, डिलीट हो गया है, और वो अभी तक कुछ व्हाट्सअप किया नहीं। और भव्या का तो होगा नहीं, वो तो उसका तो एग्ज़ाम चल रहा है। एक तो और वो लड़का था, लेकिन उसका अभी तक व्हाट्सअप आया नहीं था, हमको लगता है वो भी कहीं बिजी है। ठीक है सर। तो थोड़ा सा है तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये तुम न्यूमेरिकल देखना उसका एग्जाम्पल। वो वर्नियर स्केल थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करना, थ्योरी इसमें बहुत दिया हुआ है आलतू फालतू, समझ में ना आए तो फिर हमको बोलना, हम फिर एक बार समझाएंगे। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर जो वर्नियर स्केल ये सब जो दिया हुआ है ना, ये जो इसका लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग, ये सब थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग। तो अगर तुम एक बार एग्जाम्पल पढ़ के समझने की कोशिश करना, अगर ना समझ में आए तो फिर बोलना, फिर हम एक बार समझा देंगे। छोड़ना मत, क्योंकि ये फिर 11th में भी है। थ्योरी इसमें बहुत इतना लिखा हुआ है ना, ज़रूरत का चीज़ उतना सारा नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहता है। सिंपल पेंडुलम में बताओ ना, इतना क्या क्या हुआ कि फालतू के 3 पेज घुसा दिया है। सिंपल पेंडुलम एक पेंडुलम ही तो है, सिंपल फ्रीक्वेंसी दे दिया, बस काम खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल पेंडुलम इज ए हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय ए मासलेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये हमारा मासलेस स्ट्रिंग है, और इससे एक भारी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे लटका हुआ है, ठीक है, जो कि आयरन का या फिर ब्रास का हम लोग बॉल यूज कर सकते हैं। फिर वही चीज़ लिखा होगा, द पेंडुलम इज यूज इन क्लॉक। क्लॉक में यूज जो होता है इज नॉट ए सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, बट इट इज़ ए कंपाउंड पेंडुलम। जो हम लोग घड़ी में देखते हैं वो क्या है, एक तरह का कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम मतलब बॉडी कैपेबल ऑफ ऑक्सीलेटिंग अबाउट ए हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। सम टर्म रिलेटेड, तो यहाँ पर ऑक्सीलेशन है, टू एंड फ्रो इसका जो मोशन होता है, ठीक है, ये पेंडुलम का ट्रू एंड फ्रो मोशन ही ऑक्सीलेशन कहलाता है। उसके बाद तुम्हारा टाइम पीरियड है, टू फ्रो मतलब समझ रहे हो ना, इधर से फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे आएगा। उसके बाद है पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, पीरियड कितना हो जाएगा, वन ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। अब फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में जितना बार ऑक्सीलेट कर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद टी और एफ में रिलेशन तुम जानते ही हो, टी बराबर 1/f। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड होगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, हाँ हाँ हाँ, जहाँ से वो रिटर्न हुआ। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन ओ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस। और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ है। मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग कैसे मेजर करते हैं। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। मतलब टाइम पीरियड अगर मेजर करना है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। हाँ देखो अभी मैसेज किया, सर क्लास नहीं लेंगे क्या। इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मतलब एक बार बोल रहा है कि इसे खींचो और खींच करके इसको छोड़ दो, तो ये आगे पीछे होता रहेगा। एक करीब टाइम ले लो टोटल 20 कंप्लीट ऑक्सीलेशन का। 20 बार जब हो जाएगा तो हम नोट कर लो, अगर 5 मिनट लिया तो ठीक है 5 मिनट ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 में 5 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 5 में 20 से डिवाइड करेंगे ना, तो मतलब 20 ऑक्सीलेशन में 5 मिनट, तो एक ऑक्सीलेशन में 5/20, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है वही टाइम पीरियड होता है ना।
इसके अलावा एक तो और इम्पोर्टेंट रिलेशन एक तो दिया हुआ है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है और लेंथ पर डिपेंड करता है। टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल। तो उस हिसाब से टाइम पीरियड का जो फार्मूला हो जाता है वो होता है 2π√L/g। इस फार्मूला से भी हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। ये टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ दिया है, तो देखो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा, मतलब कि टी स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ेगा एल भी बढ़ेगा, तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा। और ए वाला वही चीज़ बता रहा है, टी जो हमारा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। देखो ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पर और सिर्फ जी पर। टाइम पीरियड दो चीज़ पर ही डिपेंड करता है, तो ये लिखा है कि यहाँ पर मास पर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ स्विंग, इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना दूर तक इसको ले जा करके छोड़े हो, क्योंकि वो सब फार्मूला में है ही नहीं, सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ और जी पर। और सेकेंड पेंडुलम वो होता है जो घड़ी में लगा होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, बस ये इतना याद रख लेना। द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक विच वी यूज टू नोट टाइम इन आवर हाउस इज ए सेकेंड पेंडुलम। इट टेक 1 सेकेंड फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम। इसका जो टाइम पीरियड होता है कंप्लीट आने में और यहाँ से जाने में, यहाँ से यहाँ आना और यहाँ से यहाँ फिर वापस जाना, ये होता है टोटल टाइम पीरियड। तो ये होता है 2 सेकेंड इसका। वैसे इतना ही तो है, बाकी तुम इसका थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेना, ऊपर वाला न्यूमेरिकल देख लेना, वर्नियर स्केल ये सब वाला। हाँ ठीक है। ठीक है, करो उसके बाद फिर मंडे को। ये जो है ना, जैसे कि आपका आंसर है, आंसर है सेल्फ एरिया ऑफ लीव कर दे।